बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। जुबान ज़द आम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो आगे निकल गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो पीछे रह गई है। 8 सितंबर का जो जलसा है वो कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और सदीक जान से जब बात हो रही थी, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो सदीक ने बड़ा मुनफरद और बड़ा जबरदस्त एक जुमला बताया और वो क्या है वो आपके सामने भी रखेंगे, जानेंगे कि कितना अहम है सदीक जान साहब 8 सितंबर का दिन और वो जलसा। देखिए, मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि आप बात जलसे नहीं, जलसों की नहीं, कहीं और जा रही है। स्वाभाविक जलसे का उन्वान क्या था, याद है आपको? मुझे याद नहीं है। खान की पुकार, ओके, ये उसका उन्वान था। ठीक है। स्वाभाविक जलसा जो है ना वो आखिरी फेज का आगाज था और ये जो आखिरी फेज है ना उसमें सबके पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। इवन के इमरान खान के पास भी ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं, खुद इमरान खान के पास भी। इमरान खान ने एक जुमला कहा, पहले तो सवाबी पे आ जाता हूं। जब सवाबी जलसा होना था तो इमरान खान साहब ने असद कैसर साहब को बुलाया, क्योंकि सवाबी उनका होम ग्राउंड है। और खान साहब ने ना बड़े मान के साथ कहा असद कैसर साहब को कि असद, ये जलसा मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे ये जलसा कामयाब चाहिए। मैं किसी चीज पे ना सुनूं कि ये हो गया वो हो गया, मुझे ये जलसा कामयाब चाहिए। और फिर असद कैसर फौरन गए और फिर असद कैसर, आपको पता है कि वफा निभा रहे हैं और उनके वाले से प्रोपेगेंडा भी बड़ा हुआ। और वो फिलहाल ग्राउंड पे मौजूद चंद एक उन लोगों में से हैं जो बड़ी समझदारी के साथ और बड़े नपी तुले अंदाज में जो है अपने पॉलिटिकल चीजें। मैं आपको असद कैसर का जिक्र आया, मैं आपको शुरू में ये बता दूं कि एक तो उनके हवाले से वो बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि जनाब वो मुस्ताफी हो गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। वो सब कुछ इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ है। कभी वो सारी तफसील आई थी, आएगी कि कैसे खान साहब ने उनको फ़ोन करके दोबारा बुलाया और क्या, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया था कि खान साहब मैं नहीं ये वोटिंग करवा पाऊंगा, तो मैं फिर मतलब ज़ाहिर है मुस्ताफ़ी हो जाऊँ। और खान साहब ने कहा कि वो खैर किसने मशवरा वहाँ पे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहाँ बैठ के किसने मशवरा दिया था, जो वजीर बाद में मुकर गया। इसलिए ये टॉपिक आज नहीं है, तो इसलिए फिर दूसरा ये मैं आपको बताऊँ कि 8 फरवरी के फ़ौरन बाद ना ये हुआ कि असद कैसर साहब गए इधर मौलाना फजल रहमान साहब के पास। तो 8 फरवरी के फौरन बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू में बहुत एंगेज कर लिया था पीटीआई की बाहर लीडरशिप को, बहुत ज्यादा एंगेज कर लिया था। होता यह है कि असद कैसर साहब जाते हैं मौलाना फजल रहमान से मिलने, तो एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदारान फोन करते हैं उन लोगों को जो पीटीआई के एंगेज हो चुके थे उनके साथ, कहते हैं ये असद कैसर क्या लेने गया मौलाना के पास। उन्होंने कहा जी जाती हैसियत में गया। उन्होंने कहा आप क्लैरिफाई करें। अगले दिन क्या हुआ कि असद कैसर साहब दोबारा चले गए। ठीक है, अगले दिन या उससे अगले दिन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने पीटीआई के लोगों को फोन करके कहा कि तुम लोग हमें कहते रहे कि मौलाना आजादी कैपेसिटी में गया, आज मौलाना गया हुए पार्टी के ब्याह पे, तुम हमसे डबल गेम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। उन्हें कहा गया कि आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि असद कैसर जाती हैसियत में गया। फिर पीटीआई के कुछ लोगों को टास्क दिया गया और उन्होंने फिर बयानात दिए मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, मुझे याद है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि 8 फरवरी के फौरन बाद पीटीआई और मौलाना एक पेज पे आ जाए और कहीं ये ना हो कि मौलाना और पीटीआई के लोग जब इकट्ठे होंगे और मौलाना देखे ना लोगों को, बहुत सारे लोग जाहिर है मौलाना साहब के अगेंस्ट एक है वो जो कुछ उनका माजी था, और अब भी मौलाना साहब को इतने क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है। आसिफ रिजदारी से मिले, मोहसिन नकवी से कोई पता नहीं है वो काजी साहब की एक्सटेंशन पे वोट हुकूमत के हक में दे। मैं उनको इस वक्त हुकूमत के साथ गिन रहा हूँ जब तक वो कैटेगोरिकल आगे नहीं कह देते कि हम वोट नहीं देंगे। लेकिन ये चीज आप देखें कि 8 फरवरी के बाद मौलाना साहब ने जहां जहां जलसे किए, सख्त, बहुत सख्त एस्टेब्लिशमेंट की तकरीरें की, नाम ले लेके। कोई एफआईआर हुई है? नहीं। कोई बंदा उठाया गया? बिल्कुल नहीं सर। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब से ना इदारे बहुत डरते हैं। उनके पास जो मजहबी फोर्स है ना मदरसों की और ये सारी और मसाजिद, और वो बड़े खौफजदा होते हैं कि इनसे, और एक ऐसे टाइम पे जब पूरी रियासत पीटीआई से लड़ रही है तो वो एक और चैप्टर खोलेंगे, तो वो नहीं करते। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये था कि किसी सूरत भी पीटीआई और मौलाना इकट्ठे ना हो जाएं, तो इसलिए उनको टास्क दिया गया। खैर, लेकिन इसलिए जो आपने असद कैसर साहब की बात की थी ना, मुझसे अगर आप पूछें
8 फरवरी के बाद जिसने सबसे सेंसिटिव अहम चीज की है उसका नाम असद कैसर है। उसने इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया, चकजई साहब को, इन सारी और उनके साथ वो अखुंज़ादा साहब है, अखुंज़ादा साहब में और ये सब में, ठीक है। अल्लामा राज नासिर अब्बास का बड़ा उसमें किरदार है, साहबजादा हामिद रजा का किरदार है, और जो पार्टीज हैं उनका किरदार है। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि 8 सितंबर, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने जेल में ये कहा है कि अपने लीडर्स को कहा लास्ट मुलाकात में कि कारकुन आगे निकल गए हैं, तुम पीछे रह गए हो, तेज चलो, कारकुनान से आगे निकलो, वरना ये जो तूफान, ये जो सैलाब कारकुनान का कुचल के रख देगा तुम्हें। जुमला क्या था? कारकुन आगे निकल गए, तुम पीछे रह गए हो, भागो, निकलो, इनसे आगे लीड करो इनको, वरना कारकुन आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे और पीछे से आने वाला सैलाब तुम्हें भाग के ले जाएगा, कुचल देगा तुम्हें। ये इमरान खान के अल्फाज थे। देखें, इमरान खान साहब जो है ना, उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि जनाब मैंने जलसा कैंसिल करवाया और क्या हुआ है, लोग निकलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब चीजें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना, ये 8 सितंबर आप सुन लेंगे कि पीटीआई का जो थीम है वो क्या होगा। पीटीआई 8 सितंबर का जलसा जो है वो जलसा नहीं कर रही, अच्छा, वो जलसे से बढ़ के इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है। अच्छा, पीटीआई 8 सितंबर को इमरान खान की रिहाई के मौके पे उनके इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है कि किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, लोगों को कहा जाएगा कि आपने कैसे उस दिन निकल के आना है, क्या क्या होगा। 8 सितंबर इमरान खान की रिहाई के इस्तकबाल के लिए रिहर्सल का दिन है, ठीक है। और चीजें अब आपको नजर आ रहा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। देखिए साहब, एक हम ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही है, मुख्तलिफ जो नशरियाती इदारे हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि जी कारकुनान जो हैं वो बड़े बदजन हुए हैं, शेर आ गया शेर आ गया वाली बात होगी, अब दोबारा कहेंगे कारकुनान नहीं निकलेंगे, इस किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं, नहीं है, आप ये महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। जो पावरफुल इमरान खान का मैसेज आने वाला है ना 8 सितंबर के लिए, ये उतना ही पावरफुल होगा मैसेज जितना पावरफुल 8 फरवरी को निकलने के लिए था इमरान खान का। तो फिर क्या हुआ था? 8 फरवरी को इनकलाब आया था या नहीं आया था? इमरान खान कहता है कि वो इंतखाब नहीं था, इनकलाब था। 8 फरवरी के बाद 8 सितंबर अहम तारीख है। इसके लिए 8 सितंबर के लिए इमरान खान का बहुत पावरफुल मैसेज आएगा। जितने लोग उसे निकलना चाहते थे ना, 22 अगस्त को था जी, जितने लोग 22 अगस्त को निकलना चाहते थे उससे डबल लोग निकलेंगे 8 सितंबर को। आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं कि मायूस हो गए हैं और नहीं, एनओसी कैंसिल हो जाएगा साहब, सर जो मर्जी हो जाए। इस देखें, वैसे अब मुझे नहीं पता आगे डेवलपमेंट्स क्या होंगी। अभी तो 36 से 42 घंटे में 6 बंदे बाहर आ गए जबरी गुमशुदा। अच्छी बात है, अच्छी बात तो है, इतना सादा है कहना अच्छी बात है। कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है कि 6 लोग बाहर आ गए। हो सकता है आगे क्या से क्या हो जाए। देखें, एक तो मैंने आपको बता दिया कि 8 सितंबर इमरान खान की रिहाई का इस्तकबाल, उसकी रिहर्सल का दिन है। दूसरा, आप पीटीआई का फोकस जो है ना, आपको जो नजर आएगा ना, वो जलसों के लिए नहीं, इलेक्शन की तैयारियों पे नजर आएगा। अच्छा, अब पीटीआई सितंबर में जिस फेज में दाखिल हो रही है वो इलेक्शन की तैयारी का फेज है। इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी सितंबर में। इमरान खान जो इलेक्शन चाहते हैं वो 27 जनवरी के फौरी बाद चाहते हैं। अच्छा, अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग 27 जनवरी में क्या, शॉकिंग से एक मिनट, 27 जनवरी को क्या बड़ा इवेंट है? आप बताएं। खास कम जहां पाक, आगे कुछ नहीं कहूँगा, छोड़ दें, वीडियो के बाद आपको बताऊंगा। 27 जनवरी। अच्छा, नहीं, आप इलेक्शन तक ले आए हैं मामला, यानी ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है किसी तौर इसके मामला देख के नहीं लगता कि ये घर जाना चाहती है। इनका बस चले, ये तो अपना टेन्योर जो है वो 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर लें। शेख रशीद
बड़ा प्यारा एक जुमला कहते थे, वो कहते थे कि पहली रात ही पता चल जाता है कि इस दूल्हा ने घर बसाना या नहीं बसाना। तो ये तो 9-10 पर भी कोई समझ आ गई थी जब इनको मुसल्लत किया गया था। नहीं तो शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट्स जो हैं वो देख के तो लगता है कि वो सर बात ये है कि जब जबरदस्ती किसी की शादी करवाई जाए ना, तो खींच तान के कुछ अरसा तो निकल जाता है, गुजर जाता है, लेकिन चलता नहीं है काम, चलता नहीं है। जोर जबरदस्ती घर बसाने की कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन घर बसता नहीं है। हर वक्त की जहनी अजियत, हर वक्त की परेशानियां, हर वक्त की लड़ाइयाँ। यहाँ तो आजकल लव मैरिज में मुश्किल हो गया घर चलाना, तो चलिए वो तो जबरदस्ती ठीक है। ये शादी में कहाँ इलेक्शन चले। यानी इलेक्शन जो है, फौरी इलेक्शन, नहीं, इस पे आपने कमेंट नहीं किया। उस पे मैं क्या कमेंट करूं जी। आप वही तो कमेंट करें कि ज़ाहिर है भाई लव मैरिज में आप बड़े मसाइल हैं। आप जिन भाई को सुना रहे हैं वो नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, वो तो कैमरे के पीछे बैठे हैं। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, आप क्या कहते हैं कि लव मैरिज में कोई मसाइल नहीं होते? सर अल्लाह ने चलाना है जी। ये फिर बस वही बात है, गल अल्लाह तो ही फिर तुसी रखी है ना, अल्लाह तो करम करता है। ऐसे ही ठीक है, बंदों के अपने भी तो कोई होता है ना। बंदों का भी करम। तो मैं चौथी बार कह देता हूँ जी। कि भाई लव मैरिज आज के दौर में हो तो बड़े मसाइल होते हैं, ये तो जबरदस्ती की शादी है। लव मैरिज की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए सर नहीं बसेगा ये घर, नहीं चलेगा ये घर। चलें, अल्लाह करे जो हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। इंशाल्लाह अच्छा होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ा मुश्किल टाइम रह गया, इंशाल्लाह चीजें ठीक होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।